Osho was the king of controversies, right? Yes. And कहीं ना कहीं वो controversies ही लोगों के अंदर जागरूकता भी लेके आई, और वो controversies ही ओशो के अगेंस्ट भी गई, राइट? तो क्या वो जानबूझ के वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते थे, या लोगों की, या वो ही वाज सो प्रोग्रेसिव एंड सो बियॉन्ड टाइम कि अहेड ऑफ टाइम दैट ही हैड दैट थॉट एंड वो उसको प्रेजेंट करते थे, लोग उसको समझ नहीं पाते थे? दूसरी वाली बात आपकी सच है, वो जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे थे कंट्रोवर्सी, लेकिन ऐसा था कि वो जो भी कहेंगे उसमें कंट्रोवर्सी होगी। समझो हमारा देश एक समय था जब समाजवाद की तरफ मुड़ रहा था, है ना। कहावत थी कि साम्यवाद जो है मार्क्स का, रूस से चीन और चीन से भारत आएगा, और लगभग वैसी होने की स्थिति आ गई। आपकी उम्र कम है, शायद उस जमाने का आपको स्मरण नहीं होगा, है ना। भारत कम्युनिस्ट होने ही वाला था उस समय। ओशो ने जो व्याख्यानमाला दी है, समाजवाद से सावधान जी, नेचुरली कंट्रोवर्सी तो खड़ी होगी, सारे राजनेता अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब तो एक दूसरी दिशा में जा रहे थे। और ओशो ने जो तर्क दिए कि समाजवाद फेल होने के लिए, फ्लॉप होने के लिए मजबूर है, इट इज़ बाउंड टू फेल, और रूस और चीन का भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूरे लॉजिक समझाया, पूरी इकोनॉमी समझाई है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये सस्टेनेबल व्यवस्था नहीं हो सकती, कोई समाज इस पर नहीं चल सकता, क्योंकि लोगों की कर्म करने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आज आप कोई काम कर रहे हैं, उससे आपको सीधा पैसा मिलता है ना, इसलिए आप कर रहे हैं। अगर ये तय हो जाए कि सरकार सबको बराबर ही पैसा देगी, आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी ज़मीन सरकार की है ना, आप किसानी करो और फसल पैदा करके दो, वो जो मोटिवेशन तक कर्म करने का, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप मान लीजिए किसान हैं, आपके खेत में पानी भर गया, फसल सड़ रही है, आप अपने हायर ऑफिसर को लेटर लिख के भेजेंगे, आपके हाथ में सब चीज़ें तो है नहीं, आप इंडिविजुअल मालिक नहीं हो ज़मीन के, ज़मीन तो सरकार की है, आप तो सिर्फ किसानी कर रहे थे उस पर। हायर ऑफिसर अपने ऊपर वाले को भेजा कि खेत में पानी भरा है, 15 दिन बाद वहाँ से आएगी खबर कि पानी निकालने के लिए मोटर का इंतज़ाम किया जाए, फिर वो मोटर के लिए, अब मोटर का इंतज़ाम करने के लिए फिर 15-20 दिन लगेंगे, तब तक उस पूरी फसल सड़ गई। एज ए इंडिविजुअल अब आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, फसल सड़े या ठीक आए, आपको तो उतने पैसे मिलने सरकार से जो मिलना है। ये ब्यूरोक्रेसी में इतना समय लग जाएगा कि कोई काम हो ही नहीं पाएगा। अपने देश में आप देखिए, सरकारी काम जहाँ जहाँ है, धीरे धीरे सब फ्लॉप होता जा रहा है, और उसको प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार चला ही नहीं सकती। सरकार की जो व्यवस्था है ब्यूरोक्रेटिक, वो इतनी टाइम कंज्यूमिंग है, और वहाँ किसी को जल्दी नहीं पड़ी। आपका खुद का खेत होता तो आप कुछ भी करके आज रात को ही वह पानी निकलवाते, कुछ भी करके। नुकसान आपका था। तो ओशो ने ऐसे सैकड़ों तर्क दिए कि साम्यवाद की व्यवस्था, समाजवाद की व्यवस्था जहाँ सब कुछ सरकार का होगा, है ना, ये काम नहीं कर सकती, थोड़े दिन में फ्लॉप हो जाएगी। और हम देखते हैं रूस भी बिखर गया, और चीन भी नाम मात्र को ही कम्युनिस्ट हो तो गया, वह भी पूंजीवादी। अब आपने पूछा ना कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी तो उस समय तो आग लगा दी ओशो ने, और ओशो के तर्कों के आगे कोई एक बात कहने को आगे नहीं आया। उनकी बात काट के तो दिखाओ आप जो वो कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, भारत को कम्युनिज्म से बचाया भी ओशो ने है। हो सकता है इतिहास में इस बात का उल्लेख ना हो, है ना। एक जमाना था जब गांधी जी की विचारधारा देश पर बहुत हावी थी, तो ओशो ने सिर्फ टोपी ही नहीं अस्वीकारी, गांधी जी की जो विचारधारा जो कि हमें पीछे की तरफ ले जाने वाली थी, प्रोग्रेसिव नहीं बिल्कुल रिग्रेसिव थी, राइट, उसके अगेंस्ट ओशो ने आवाज उठाई। उस किताब का नाम है भारत गांधी और मेरी चिंता, अस्वीकृति में उठा हाथ। मुझे याद, उस किताब के कवर पर ओशो का हाथ, अस्वीकृति में उठा हाथ, है ना। फिर एक और किताब है गांधीवाद, एक और समीक्षा। उस समय किसी की औकात नहीं थी कि गांधी के खिलाफ कोई कुछ बोल ले, और ये ओशो ने प्रवचनमाला शुरू की थी गांधी जी के जन्म स्थान से, गुजरात से, और वह था सन 1969, गांधी जी की शताब्दी का साल, जब पूरे देश में गांधी की पूजा हो रही थी।
उसी ज़माने से गांधी जी की तस्वीर नोट पर आई थी, है ना। और ओशो ने गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक एक चीज़ के अगेंस्ट में उन्होंने तर्क दिया। गांधी जी जो कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे देश की हानि होगी, इससे लाभ नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं चरखा और तकली पर रुक जाओ, इसके आगे टेक्नोलॉजी नहीं। ओशो का नहीं, हमें कपड़े की फैक्ट्री चाहिए, चरखा चलाने से कैसे काम चलेगा। और हर चीज़ में गांधी जी कह रहे थे सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, 4th क्लास उस समय होती थी प्राइमरी, बुनियादी शिक्षा चाहिए, उससे आगे नहीं चाहिए। खुद तो लंदन में पढ़े हैं। ओशो कह रहा है ये नहीं, हमको विश्व के साथ चलना है, हमको सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए हमारे बच्चे को, ताकि वो विश्व से जुड़ सकें, है ना। हमको पीछे नहीं धकेलना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो ओशो की सारी बातें प्रोग्रेसिव थी, जो कि उस जमाने के दकियानूसी आदमी को बहुत चुभेंगी, कांटे सी लगी। वो कर रहे थे राम राज्य की बात, और ओशो कह रहे हैं 21वीं सदी की बात, एकदम 180 डिग्री अपोजिट। तो ओशो की बात कंट्रोवर्सी तो पैदा करेगी। तो उदाहरण के लिए मैंने कहा गांधीवाद के खिलाफ, समाजवाद के खिलाफ, तीसरा इशू आता है काम दमन के खिलाफ। हमारे देश में सप्रेशन बहुत ज्यादा है ना। प्रेम के खिलाफ, अरेंज्ड मैरिज हो रही हैं, और वो अरेंज्ड मैरिज तय कर रहे हैं पंडित पुरोहित, माता पिता, और मुख्य रूप से तो धन पैसा। प्रेम आधार ही नहीं है उसका। ये विवाह कैसे चलेगा जिसका आधार ही प्रेम नहीं है। तो ओशो के उस समय के प्रवचन है प्रेम और विवाह। इसमें ओशो कह रहे हैं जहां प्रेम हो केवल वही विवाह सही है, अन्यथा सब गलत है ना। लोगों को तो आग लगेगी। ये उस जमाने की बात है जब प्रेम विवाह यदा कदा कभी सुनने में आता था, वंस इन ए वाइल, वो भी महानगरों में। गांव में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज भी 6% ही है लव मैरिज, है ना। आज भी। तो उस जमाने में तो सोचिए, है ना, ये तो नाम ही नहीं पता था, सिर्फ फिल्मों में कहानियों में देखते थे, संभव ही नहीं था, इतना अगेंस्ट था पूरा समाज। तो ओशो की बात आगे ले जाने वाली थी, उस जमाने के लोगों को समझ में नहीं आई। लोगों ने ओशो के ऊपर मिसफिट का इल्जाम लगाया, और ये कोई एक बात नहीं थी, धर्म के नाम पे जो चल रहा है, ओशो उसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था इससे धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। वो जो संबोधि की अवस्था है, ना तो वो ग्रंथ और शास्त्र को पढ़ने से आती, ना वो पूजा पाठ करने से आती, ना वो मंत्रोच्चार करने से आती, ना राम नाम की चदरिया ओढ़ने से आती, ना मंदिर मस्जिद जाने से आती, ना तीर्थ यात्रा करने से आती। वो तो अपने भीतर जाने से आती है। ध्यान में डूबो, तीर्थ वहाँ है, तो कहाँ बाहर भटक रहे हो। तो लोगों को तो आग लगेगी, पंडित पुरोहित तो खूब नाराज होंगे, तो राजनेता नाराज, समाज के ठेकेदार नाराज, और धर्मगुरु और पंडित पुरोहित नाराज, क्योंकि उनकी व्यवसाय पे सीधी चोट कर रहे हैं। ओशो कह रहे हैं इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने भीतर जाओ, ध्यान में डूबो, प्रभु से मिलन होगा। कोई मंदिर में कैद थोड़ी है परमात्मा। कुछ चार दीवारी के भीतर बंद है, वो तो सर्वत्र है। तो तुम्हारे घर में भी है, तुम्हारे भीतर भी है। जब हम कहते हैं कण कण में भगवान, तो क्या मेरे भीतर और आपके भीतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो तो सबसे निकट है, वहीं खोजें हम, बाहर हम क्यों जा रहे हैं खोजने। तो नेचुरली धर्मगुरु नाराज हो जाएंगे, समाज के ठेकेदार नाराज हो जाएंगे, ये तो हमारी विवाह व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, हमारी परिवार व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि सही नहीं है। राजनीतिक नाराज हैं कि उन्होंने जो आदर्श खड़ा किया है महात्मा गांधी का, ये तो हमारे आदर्श को ही ध्वस्त कर दिया। हम तो कहीं लगते ही नहीं गांधी के अनुयायी। जब गांधी ही कहीं नहीं लगते तो उनके अनुयायियों की कहाँ बात बची। तो ओशो के विचार सत्य पर आधारित हैं, सबके कल्याण के लिए हैं, देश के विश्व के भलाई के लिए हैं, लेकिन जो दकियानूसी परंपरावादी रूढ़िवादी लोग हैं उनको हजम नहीं होंगे। तो वो कहेंगे ओशो को मिसफिट, क्योंकि उनको बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि उनके धंधे के खिलाफ जाती है। वो जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे हजारों साल से, सही कह रहे हैं। वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग नाराज होंगे। इसलिए ओशो के हमेशा कंट्रोवर्सी खड़ी होंगी। ऐसी जगह पे ओशो ने कई जगहों पे ये भी बोला कि बहुत कंट्रोवर्शियल बातें थी कि राम पट हैं, जीसस इज, बहुत ज़्यादा आक्रोश था लोगों में इन बातों को सुन के। मतलब ऐसी बातें वो
देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, सिर्फ एक सेंटेंस को आप कोट मत नहीं कर सकते, है ना, उसके आगे पीछे के पूरे लॉजिक, पूरे आर्गुमेंट्स, पूरी स्टोरी आपको बतानी होगी, तब आप उस वाक्य का अर्थ निकाल पाएंगे वहाँ पर, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो एक वाक्य अकेले को हम नहीं कह सकते, है ना, उसके पक्ष में विपक्ष में पूरी बात तो बहुत विस्तार में जाना होगा, है ना, वो पूरा प्रवचन समझना होगा जिसमें ये वाक्य आया है ना। का क्या मतलब होता है, Does not have जिसके पिता का नहीं पता। तो ईसाई खुद ही तो कह रहे हैं कि कुंवारी माँ से पैदा हुए हैं, virgin में। तो उसी के लिए एक सिनोनिमस वर्ड, दूसरा शब्द उपयोग किया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कुंवारी माँ से पैदा हुए हैं, इसमें उनके पिताजी का कोई हाथ नहीं है, कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था। देखिए वही बात एक दूसरे ढंग से भी कही जा सकती है जिससे चोट लगेगी, है ना। ईसाइयों को कैसे जगाएं, और ये बात उन्होंने अमेरिका में कही है ना, जहाँ ईसाई मुल्क है। उनको अगर चौंकाना है, हिलाना है, जगाना है कि तुम एक अंधविश्वास में जी रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज अगेंस्ट साइंस। मुझे याद आता है अमेरिका में मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था, क्रिश्चियन हॉस्पिटल थी वो बहुत बड़ी। वहाँ सुबह सभी डॉक्टर्स, स्टाफ के लोग और पेशेंट सब, उनका एक बड़ा हॉल था, प्रेयर रूम, उसमें आते थे। वहाँ मरियम की गोद में ईसा मसीह छोटा बच्चे के रूप में है, उसकी पूजा वहाँ होती थी। फिर सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में, वार्ड्स में जाते थे। संयोग की बात, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो वहाँ के डॉक्टरों से थोड़ा परिचय हो गया था। जो गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ थी, एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप भी कुंवारी मरियम की पूजा करती हो, मुझे एक बात बता दो, ये सही है या आपने साइंस में जो पढ़ा है और जिसकी आपको डिग्री मिली है, जिसके आधार पर आप यहाँ नौकरी कर रही हैं, वो सही है साइंस, या ये अनसाइंटिफिक बात सही है? वो तो बहुत चौंक गई, कहने लगी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। काफ़ी सीनियर थी वो, 55 साल उनकी उस समय उम्र थी। कहने लगी ये तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि क्रिश्चियन तो हम बचपन से हो गए, है ना, छोटी उम्र में। उस समय तो कोई लॉजिक रहता नहीं, बुद्धि रहती नहीं है, जैसा कहा गया हमने वैसा मान लिया। मेडिकल साइंस तो बाद में पढ़ी। तो व्यक्तित्व में दो खंड हो जाते हैं, एक वो बचकाना मन, चाइल्डिश माइंड, उसमें सारे अंधविश्वास, गलत धारणाएं भरी हुई हैं, और एक हमारा एजुकेटेड पार्ट जो ऑफिस में, क्लिनिक में हम उपयोग करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी दो खंडों में बट जाती है। तो जब मैंने उनको स्मरण दिलाया तो बहुत चौंकी। दूसरे दिन फिर मेरे पास आई और आपने कहा, कहने लगी यार मेरी रात की नींद खराब हो गई। मैं इतने वर्षों से मानती आई हूँ कि जिस कुंवारी माँ से पैदा हुए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हमारी धर्म की धारणाएं गलत हैं? मैंने कहा आप खुद सोचो, सोचने की बात है। तो ओशो ने जो कहा है एक विशेष संदर्भ में, उसके आगे पीछे बहुत सारी बातें हैं, उसमें एक लाइन को चुन के हम नहीं कह सकते कि उन्होंने क्यों कहा है ना। लेकिन आप आगे पीछे की पूरी बात देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ठीक कहा है उन्होंने, लॉजिक है उसके पीछे।